अच्छा, अभी आज के टॉपिक का नाम है डार्क रिएक्शन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक मैं आपको समझाने लगा हूँ जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर चलता है, और इस प्रोसेस के लिए आपको मौजूद या ना मौजूद होना लाइट का मैटर नहीं करता। ये दोनों वक़्त में ये प्रोसेस चल जाता है। इसमें होना क्या है, सिर्फ़ शुगर की सिंथेसिस करनी है, और उस शुगर का नाम है G3P ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। इसकी फ़ॉर्मेशन करने के लिए ये पूरा टॉपिक आज मैंने आपको समझाना है। इस पूरे टॉपिक और डार्क रिएक्शन को डिस्कवर करने वाला केल्विन है, और इस केल्विन की वजह से, इस साइंटिस्ट के नाम की वजह से इसका नाम पड़ गया केल्विन साइकिल है। और इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने की वजह से इसको अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये पर्सन कहता है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 NADPH2 एनर्जी और 9 ATP, इन तीनों को हम यूज़ करके एक शुगर बनाएँगे, और वो शुगर मैं आपको इसका नाम बता भी चुका हूँ, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। जैसे ही वो बन जाएगी, NADPH2 इस्तेमाल होने के बाद 6 NADP की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। 9 ATP इस्तेमाल करने के बाद 9 ADP और 9 फॉस्फेट आ जाएँगे, और साथ ही साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। इस ओवरऑल रिएक्शन को नाम देते हैं डार्क रिएक्शन है। यहाँ पे जो 6 NADPH2 है, ये हमें आता है, जो पहला टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था लाइट रिएक्शन, ये वहाँ से मिली है। 9 ATP जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ये भी हमें मिली है, लाइट रिएक्शन से मिली है। और ये आपको पता है एटमॉस्फेयर हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जो प्लांट इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे प्रोसेस में एक ही काम होता है, ये एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है जिसमें कैटालाइज़ करने वाले अपने-अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम्स होंगे। इसमें कार्बन को हम फिक्स करेंगे और रिड्यूस करेंगे, और रिज़ल्ट में एक शुगर बनाएँगे, और इस शुगर को बनाना ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन के अंदर। आप इस साइकिल का नाम देते हैं केल्विन साइकिल। आप इसको डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, और इसको आप केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। इसी तरह जैसे ही मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, इनिशियल प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। आफ्टर कार्बन फिक्सेशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐड करूँगा, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट होगा 3 कार्बन वाला होगा। इस वजह से आप इसको C3 पाथवे का नाम भी दे देते हैं। मतलब कि आप इस टॉपिक को 3 नाम से पेपर में देखते हैं, या C3 पाथवे के नाम से आ जाता है, या तो केल्विन साइकिल के नाम से आ जाता है, या तो डार्क रिएक्शन के नाम से आ जाता है। ये पूरे जो 3 नाम हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में किसी भी नेम से आपके सामने ये टॉपिक आ जाता है। चलिए इस टॉपिक को ज़रा डिटेल में जाके समझते हैं, ये टॉपिक कहता क्या है। ये देखिए, अभी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ये 3 मॉलिक्यूल पहले के मौजूद होते हैं। इसका नाम है राइबोलोस बिसफॉस्फेट है। आपने मॉलिक्यूल को समझना है, टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल है राइबोलोस बिसफॉस्फेट। ये भी 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है राइबोलोस बिसफॉस्फेट। ये भी 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है राइबोलोस बिसफॉस्फेट। ये 3 मॉलिक्यूल हैं, और हर मॉलिक्यूल के पास 5 कार्बन है। टोटल कार्बन काउंट करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 15 कार्बन, ये 15 कार्बन है, और हर एक के साइड पे क्या लगा हुआ, फॉस्फेट लगा हुआ है। मैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करूंगा, और इसको फिक्स करूंगा, ऐड कर दूंगा इन मॉलिक्यूल के अंदर। एक कार्बन पहला ले लेगा, दूसरा कार्बन दूसरा वाला, और तीसरा कार्बन तीसरा ले लेगा। ठीक हो गया। इसको फिक्स करने वाला जो एंजाइम है, उसका नाम रुबिस्को एंजाइम है। जब एक एक कार्बन ले लिया, तो हर मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बन गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल है। ये सेंटर से अपने आप को ब्रेक कर देंगे। सेंटर से ब्रेक करने के बाद 3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेंगे, और 3-3 वाले कितने बन जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मॉलिक्यूल बन गए, 3-3 कार्बन वाले। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 का मतलब होता है तीसरे नंबर पे फॉस्फेट है, तो आप कहेंगे 3 फॉस्फो है, पर ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ग्लिसरेट है। तो पूरा नाम क्या बन गया, 3 फॉस्फो, तीसरे नंबर पे फॉस्फेट है, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट बन गया, और कितने बन गए, 6 मॉलिक्यूल बन चुके हैं। हर एक के पास 3 कार्बन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल इन सारे मॉलिक्यूल के पास 18 कार्बन मौजूद हैं। टोटल ये मॉलिक्यूल कितने बेटा, 6 मॉलिक्यूल हैं। अभी हमने लास्ट में या पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 9 एटीपी है और 6 NADPH2 है। मैं 9 एटीपी में से 6 एटीपी को इस्तेमाल करूँगा, और 6 एटीपी को इस्तेमाल करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 एडीपी में, और वो 6 जो फॉस्फेट है, वो इन मॉलिक्यूल के पहले नंबर पे अटैच हो जाएंगे। जब ये पहले नंबर पे अटैच हो जाएंगे, तो ये आपके सामने पहले नंबर पे मैंने अटैच कर दिए। तो 6 फॉस्फेट मैंने इस्तेमाल कर लिए, 6 एटीपी मैंने इस्तेमाल कर लिए।
टोटल 9 है, 9 में से 6 इस्तेमाल कर ली, बाकी मेरे पास बच गए 3, 3 मैंने अभी इस्तेमाल करनी है। जब ये 6 के 6 फॉस्फेट लगा दिए तो आपके सामने क्या बन गया, एक पहले नंबर पे फॉस्फेट है और एक तीसरे नंबर पे है, तो पूरा नाम हो गया 1, 3। एक पहले नंबर पे, एक तीसरे नंबर पे, टोटल कितने हैं, 2-2 हैं सबके पास। तो लगाएँगे बिस फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब वो है तो ग्लिसरेट ही था, ये तो चेंज नहीं हुआ, ग्लिसरेट वैसे का वैसा आ गया। फॉस्फेट बढ़ गए हैं, तो फॉस्फेट बढ़ने के बाद आप क्या कहेंगे, एक पहले नंबर पे है, एक तीसरे नंबर पे है, 2 हैं एक-एक मॉलिक्यूल के पास, आप कहेंगे बिस फॉस्फोग्लिसरेट का नाम दे देंगे। जैसे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, अब मैं इसके अंदर एक एनर्जी को इस्तेमाल करने लगा हूँ ताकि हाइड्रोजन को ऐड करूँगा और मैं 6 NADPHK2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 6 हाइड्रोजन लूँगा जिसकी वजह से 6 NADPHK2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 NADP के अंदर, और ये सारे फॉस्फेट मैं निकाल दूँगा। मतलब 6 NADPHK2 इस्तेमाल करूँगा और ये किस में कन्वर्ट होगी एनर्जी, 6 NADP के अंदर, और जैसे हाइड्रोजन ऐड करूँगा ये सारे के सारे फॉस्फेट मैं बाहर निकाल दूँगा। तो आपके सामने मेरे पास 6 NADPHK2 है, मैं सारी इस्तेमाल करने लगा हूँ और 6 NADPHK2 को इस्तेमाल करने के बाद फॉस्फेट निकालने के बाद ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। हाइड्रोजन का ऐड करना रिडक्शन का अमल होता है, तो ये कौन सा अमल हुआ, रिडक्शन का। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने एनर्जी को इस्तेमाल किया 6 NADPHK2 को, और ये एनर्जी खाली होने के बाद क्या बन गई, 6 NADP। हाइड्रोजन मैंने इस्तेमाल कर लिए और इसके अंदर से फॉस्फेट को निकाल दिया और ये मेरे पास मॉलिक्यूल बन गई ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अब आपके सामने मैंने यही तो बनाना था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये मैंने बना ली है। मैं ए को इस्तेमाल कर लूँगा, बाकी मेरे पास 5 बच जाएँगी और ये 5 मैं आगे ले जाऊँगा G3P, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मेरे पास कितने आ गए, 5 मॉलिक्यूल आ गए। अब 5 मॉलिक्यूल हैं, देख सकते हैं हर एक के पास 3-3 कार्बन है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 15, टोटल 15 कार्बन है और ये 5 मॉलिक्यूल आपके सामने आ चुके हैं। अब इन पाँचों को मैंने इस शक्ल में वापस लेकर आना है, इसी को दोबारा उसी तरह बनाना है जैसे ये पहले था, राइबोलोस बिसफॉस्फेट। अब इस तरह बनाने के लिए इन पाँचों मॉलिक्यूल को मैं अरेंज करूँगा 5-5 कार्बन के अंदर, मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 15 है। अब 15 कार्बन को मैं ऐसे बनाऊँगा कि टोटल ये 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएँ। 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कार्बन के 5-5 अरेंजमेंट कर दी, तो 5 ये, 5 ये, 5 ये, 15 कार्बन आपके सामने ये आ चुके हैं और ये 3 फॉस्फेट मैंने लगा दिए हैं और 2 फॉस्फेट यहाँ से निकल गए हैं। इसका नाम है राइबोलोस 5 फॉस्फेट, 5वें नंबर पे फॉस्फेट लगा है। मैं इसको दोबारा इसी फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, इसको रीजनरेशन कहते हैं। तो 3 फॉस्फेट ले लिए, 2 फॉस्फेट निकल गए और ये पूरे के पूरे जो आपके सामने टोटल जो 5 मॉलिक्यूल हैं, मैंने इनको अरेंज कर दिया 3 मॉलिक्यूल के अंदर। 3 मॉलिक्यूल को मैं अरेंज करने की वजह से ये आपके सामने क्या बन गया, राइबोलोस 5 फॉस्फेट बन गया। अब आपके सामने मैंने 6 एटीपी को इस्तेमाल किया था, टोटल मेरे पास 9 थी, अभी मेरे पास 3 मौजूद हैं, तो मैं 3 एटीपी को इस्तेमाल करने लगा हूँ। जैसे मैं 3 एटीपी को इस्तेमाल करता हूँ, तो 3 एटीपी को इस्तेमाल करने के बाद ये 3 फॉस्फेट यहाँ पे लग जाएँगे और लगने के बाद ये क्या बन जाएगा, अगेन राइबोलोस बिसफॉस्फेट बन जाएगा। तो 3 एटीपी से क्या बन गया, 3 एडीपी, वो 3 फॉस्फेट यहाँ पे लगा दिए और ये अगेन क्या बन गया, राइबोलोस बिसफॉस्फेट है। तो इस पूरे प्रोसेस में पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन था, फिर हाइड्रोजन का ऐड करना, ये रिडक्शन था, और दोबारा फिर उसी फॉर्म में लेकर आना, ये रीजनरेशन का प्रोसेस था। आप इस पूरे टॉपिक को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, जिसमें हमने कौन सी एनर्जी बनाई है, G3P, इस शुगर को बनाया है। जज़ाकल्लाह खैर।